अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज इमरान साहब कुछ मसरूफियात की बाइस हमारे साथ शो में शामिल नहीं हैं। प्रोग्राम बहरहाल हम आगे बढ़ाएंगे और आज के दिन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात होगी। एक तो जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में जो कमीशन बना है इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। कोई इसको कबूल कर रहा है तो कोई इस कमीशन को मुस्तरद कर रहा है, लेकिन अंदरूनी कहानी है क्या, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और क्या इससे वाकई इस कमीशन से जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल हो पाएंगे या नहीं, इस हवाले से भी जायज़ा लेंगे। अमरीकी सदर की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा गया, आज उनकी तरफ से एक जवाबी ख़त भी लिख दिया गया है। तो क्या समझा जाए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब एक नई सिमत की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जो पिछले दिनों में, पिछले कुछ अरसे में हमने एक खामोशी सी देखी थी इन ताल्लुकात के हवाले से, क्या वो बर्फ़ पिघलेगी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ बात करेंगे पीटीआई के मामलात की भी। आज उनकी तरफ से कुछ रैलीज़ भी निकाली गई हैं और इसके साथ साथ ओवरऑल उनका एक प्रोटेस्ट करने का जो मोड है उसको लेकर के, और अब उसमें एक नई चीज़ जो ऐड हो गई है वो जजेस की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के हवाले से है। तो ये सारा मामला क्या एक बड़ी तहरीक उठाने में कामयाब हो पाएंगे पीटीआई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ मज़ीद बात करेंगे आखिर में IMF की कड़ी शराइत के हवाले से भी। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ और आज खास खुशामदीद कहती हूँ सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा बेग साहब, सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है अमरीकी सदर जो बाइडन ने। इससे पहले ये तनकीद काफ़ी होती रही थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे कि उनको क्यों फ़ोन कॉल नहीं आई, क्यों ख़त नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको जवाबी ख़त लिखा है। तो अब हम समझें कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी हो, अमेरिकन और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ एक जो उनके सफारती तल्लुकात हैं वो एक नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि खान साहब के साथ मसला ये हुआ कि जब वो वाशिंगटन का दौरा किया और उस वक्त गवर्नमेंट किसी और की थी, फिर इलेक्शन हुए तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई उसमें। तो जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि न्यू कॉन जो कि एक ऐसा ये तंजीम है जिसमें खान साहब खासे इन्वॉल्व रहे, और ये जो हमारे मुल्क में भी हुआ ये उन्हीं का करता धरता था और आज तक हो रहा है। तो बाइडन ने उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज जो अगर आप अमेरिका की सिचुएशन समझ लीजिए तो रिपब्लिकन जो हैं मोस्टली या डेमोक्रेट जो हैं उसमें जो एंग्लो इंग्लैंड वाले लोग जो हैं, ब्लू आइज जिनको कहते हैं, वो उस लॉबी के साथ जो कि इजराइल या यहूदी लॉबी है उसकी तरफ माइल नहीं करते। तो खान साहब क्योंकि उनकी तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट रखते थे तो इसलिए उनसे बात उन्होंने नहीं की। अदरवाइज पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस खिते में उसको इग्नोर करना किसी भी मुल्क के लिए, देन अगेन वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ बिग कंट्री, और हमारा जो सराउंडिंग है, चाइना है, ईरान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, तो उस पोजीशन में हमारी एक मुल्क की इस खिते में बहुत अहमियत है। और हम बहुत पुराने अमेरिकन के साथ एक रिलेशनशिप में रहे, वॉर ऑन टेरर में हमने इकट्ठे ऑपरेट किया, तो ऐसी अफगानिस्तान में भी काफ़ी जो हमारी ये तो हमारे रिलेशनशिप तो नो डाउट अमेरिका के साथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेग साहब, लेकिन जो अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से आई हैं, पाक ईरान पाइपलाइन गैस को लेकर के कुछ उन्होंने खदशात का इजहार किया, बल्कि वाज़ेह तौर पर एक तरह से हिदायत दी है पाकिस्तान को कि इससे बाज रहें, इस पर काम ना करें। और इसी तरह से CPEC के हवाले से भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। तो आप नहीं समझते कि इस तरह से तो हम बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, फिर हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कभी थी नहीं। और जब भी कोई हमारे यहाँ डिक्टेटर्स आए उन्होंने आके बिल्कुल इस पॉलिसी को चेंज कर दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ईरान के साथ जो है या चाइना के साथ उनको बात समझ नहीं आती, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी ये होनी चाहिए कि ये हमारी जो ऐसी रिलेशनशिप है जिससे हमारे मुल्क का सर्वाइवल है। गैस है नहीं, आने वाले दिनों में बिल्कुल नहीं होगी, आपके घरों में भी नहीं होगी,
तो ये आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये अगर गैस पाइपलाइन आती है और इससे आगे इस गैस पाइपलाइन ने इंडिया जाना है, तो इसमें आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाइना की जो सी पैक था उस पर भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे जब ये शुरू हुआ, लेकिन हमारा जो केस प्लीड करने वाले लोग हैं वो उस तरीके से केस प्लीड नहीं करते। इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान को आप हमेशा सामने रख कर बात करते हैं कि यह हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, तो अगले भी मान जाते हैं या उसके अल्टरनेटिव वो आपको कुछ सोल्यूशन दें, अदरवाइज फिर आप इस पर अमल करें। वेरी सिंपल। सही। मैं चौधरी साहब को भी यहाँ इस पॉइंट पे डिस्कशन में शामिल करूँगी। चौधरी साहब, ये जो बातें बड़ी आइडियली अच्छी हैं जो बेग साहब कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या ये पॉसिबल हो पाता है? और स्पेशली अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक गवर्नमेंट है और वहाँ पर अमेरिका में एक दूसरी गवर्नमेंट है, लेकिन अब वहाँ पर भी इसी साल इलेक्शन भी होने हैं और बहुत लोग इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि वहाँ पर ट्रंप साहब की मकबूलियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है उनकी भी। तो आपको लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी करती हैं पॉलिसीज़, या पॉलिसीज़ बहरहाल वही कंटिन्यू रहेंगी अमेरिका की? देखिए समीना, वहाँ पे अगर अभी इलेक्शन होने हैं, फ़िलहाल तो बाइडेन साहब है, नवंबर तक तो वही पॉलिसी रहेगी जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। मसला ये है कि एक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब कि आप केस तो अपना प्लीड करें। कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होते हैं रियासतों के दरमियान और अपने इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस रखे जाते हैं। कभी भी पर्सन स्पेसिफिक, वो ख़ासकर वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और यूएस जो है वो तो एक वर्ल्ड हेजेमनी जो है लीड करता है और वो उन पे उनका बड़ा किरदार है। अगर वो पाकिस्तान की IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए इमदाद नहीं करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना। अब लेकिन एक बात जो जहन में रखनी चाहिए, या मुझे मेरी ओपिनियन के मुताबिक, देखिए अभी अमेरिकन इंटरेस्ट इस खित्ते में है नहीं। पहली दफ़ा अमेरिकन टिल्ट हुए हैं, उन्होंने इंडियन मिलिट्री जो एड है वो जो उनकी थी पहले सिर्फ पाकिस्तान के साथ रहती थी, अब वो उन्होंने इंडिया की तरफ भी टिल्ट किया है। और जो इंडियन लॉबीज़ का बढ़ता हुआ असर और रसूख है ख़ासकर अमेरिका में, वो भी आप जहन में रखिएगा कि जब भी यहाँ पे अगर किसी मुल्क का इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके साथ जैसे एक स्पोर्ट फंड होता था मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी नहीं है, तो वो फिर आपके मामलात में देखिए अभी उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, कोई खुल के वो नहीं आए हैं। पाकिस्तान तालिबान वो ज़्यादा गर्मजोशी तभी दिखाएंगे जब उन्हें भी अपना कोई फायदा होगा। और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई उलमा ताना देने की बात नहीं, दिस इज अ फैक्ट। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चलते ही ऐसे हैं। देखिए कतर के ज़रिए वो तालिबान के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया भी आपस में डायरेक्ट उनके लिंकेज हैं। हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक अहमियत पहले बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, इस वक्त नहीं है, दोबारा बन सकती है, हालात चेंज हो सकते हैं, वो किस वक्त होता है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है ये तो फिर वक्त आएगा। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत हद तक ज़ाहिर है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात से भी जुड़ी हुई हैं और हालात वाक़यात से भी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक और क्राइसिस जो है हमें नज़र आ रहा है जुडिशरी का, जहाँ पर 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने एक ख़त लिखा, उसके ऊपर एक कमीशन तो तश्कील दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। 300 वकला ने एक ख़त तहरीर किया है जिसमें उन्होंने एक बयान जारी किया है, इसे मुस्तरद किया है कमीशन को और मुतालबा किया है कि इसको ख़ुद सुप्रीम कोर्ट सुने, उनके जजेस सुने मामले को। इसी तरह से मुख्तलिफ बार्स की तरफ से भी इस कमीशन के ऊपर कोई इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया। अलबत्ता पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो इसके ऊपर कुछ मुतमिन नज़र आई है अदरवाइज़। लेकिन मोहसिन बेग साहब, कमिंग टू यू, ये जो मामला है जजेस का, इसके ऊपर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि खुद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के जो साहबजादे हैं वो भी इस कमीशन से मुतमिन नहीं है और उनका भी ये ख्याल है कि ये इंसाफ फराहम नहीं कर पाएगा जजेस को। तो आपके नज़दीक ये हुकूमत ने क्यों ये स्टेप लिया है? ये तो लग रहा है कि बज़ाहिर चीज़ उसी तरह ही है, ख़बरें ये भी रिपोर्टर्स दे रहे हैं कि जजेस के अंदर भी बेचैनी है इस मामले को लेकर के, वो कोई सेटिस्फाइड नहीं हुए इससे। पहली बात तो ये जी, इंसाफ पाकिस्तान में है कहाँ? अगर कहीं है तो मुझे भी दिखा दीजिए। ये जो जजेस हजरात हैं, माजरत के साथ, बल्कि माजरत भी नहीं मैं करता, ये क्या सारा दिन इंसाफ बांटते हैं? ये हमारी जुडिशरी जो 138 नंबर पे गई है, ये आपने और मैंने यहाँ पहुँचाई है, ये इनका खुद कंडक्ट है। रह की बात किसी के इन्फ्लुएंस में आने की या किसी की इन्वॉल्वमेंट है, वो जब से पाकिस्तान बना है माशाल्लाह तब से है। ये जो 6 जजेस हैं, इनकी ज़रा मंजूरी देख लीजिए कि ये जज बने कैसे, तो फिर आपको पता चलेगा कि किसकी मंजूरी और किसकी हमायत से बने।
इनके यहाँ जो इनके कुछ जजेस के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में करप्शन के केसेस पिछले 2-3 साल से पड़े हैं, वो आज तक सुनवाई नहीं दिए। ये अपना केस फौरी तौर पे सुनना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि जी सिटिंग जज चुने। सिटिंग जज जो हैं वो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव से ही सपोर्ट लेनी है अगर इसको इन्वेस्टिगेट करना है जो इल्जामात जजेस ने लगाए हैं। और ये भी देखना है कि जो इल्जामात लगाए हैं उनका बार ऑफ प्रूफ जो है वो इन्होंने जजेस ने देना है। ये नहीं है कि आप खाली इल्ज़ाम लगा दें। ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये रोज़ आप देखते हैं ये जजेस किस तरीके से जब सबूत नहीं होता तो अगले को कैसे पढ़ते हैं। तो मकसद ये है कि इन्होंने ही प्रूव करना है कि किसने किस केस में इन्फ्लुएंस किया। लेकिन तो अभी आपने खुद इसी सांस में आपने ये खुद माना है कि शुरू से इन्फ्लुएंस रहा है, तो फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है या इनके कौन से और कोई मामला जो हमें चल रहे हैं, इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि ये तो बहरहाल अपनी जगह एक चीज़ मौजूद है। और अभी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो फैसला है, अभी उसकी इंडोर्समेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि वो मामला ठीक था कि एजेंसियों की मुदाखलत रही है। तो क्या ये ऐसे ही चलने देना चाहिए? अगर जजेस निकल कर उस पर बात कर रहे हैं तो क्यों ना इस मसले को एक दफ़ा सॉर्ट आउट ही कर लिया जाए? आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी दी, वरना मैं आपको अगले आर्गूमेंट में यही बताता। देखें, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जब केस हुआ तो वो रेफरेंस किसने भेजा? वो फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट ने भेजा और जनरल फैज साहब ने भिजवाया। और वो इतना अरसा उन मतलब आम पब्लिक को क्या इंसाफ मिलेगा? एक हाई कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिला, उसकी तारीख ही नहीं लग रही थी, उसकी अपील ही नहीं सुनी जा रही थी। और ये सारे जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, ये तो उनका सोशल बाइकाट भी किया और एक बंदे ने उनका साथ नहीं दिया। तो मकसद ये हर बंदा चाह रहा था कि ये निकले और मैं चीफ जस्टिस बनूं और आगे लाइन क्लियर हो। तो मकसद ये है, उसका तो इनको हवाला देना ही नहीं चाहिए था मॉरली तौर पे, अगर ये जजेस इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे थे। और सेकंड चीज़ ये है, देखिए मैं समझता हूं कि जो बातें उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की हैं वो सच हैं, उसका प्रूफ कौन लाएगा? और जो केसेस अगर किसी केस में इन्फ्लुएंस किया है तो केस तो सारे पीटीआई के हक में हुए हैं 95%। तो वो भाई बताओ कि किस केस में आपको इन्फ्लुएंस किया और आपने फैसला नहीं दिया या फैसला दिया है। तो इसी तरह देखिए, शौकत अजीज सिद्दीकी को भी जब सजा दिलवाई गई तो वो क्या इन्फ्लुएंस के तहत नहीं थी? आया वो अताब बंदियाल और काउंसिल के बाकी मेंबरों को किसी ने पूछा है कि भाई ये सजा आपने इस बंदे को गलत दी थी, उसका कैरियर तबाह किया और अब उसको जब इंसाफ मिला तो वो ही इज ओवर एज्ड, ही कैन नॉट गो बैक टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो देखें, मसला ये नहीं इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, मसला ये है कि इस वक्त इन्होंने ये काम क्यों किया। वो भी आपको थोड़े दिनों में अगर ये जुडिशियल कमीशन बनता है और वो उसके प्रूफ आ जाते हैं तो आपको पता चलेगा इसके पीछे, इस खत लिखने के पीछे और इस खत की तहरीर किसकी है और जिसने ये ड्राफ्ट किया है, आया उस जज साहब को भी कभी किसी ने इन्फ्लुएंस किया? ठीक है, वो तो मौजूद थे इस लेटर लिखने के कि जस्ट टू डिस्टेबलाइज द जो नई गवर्नमेंट है और एक नया शोशा छोड़ दो। लेकिन ये भी तो वैसे एक बात है ना कि आइंदा खत्म होगी। लेकिन इससे पहले इन जजेस के ऊपर तनकीद भी नहीं हो रही थी। अब उन्होंने अगर खत लिख दिया है तो अब सब उनका सारा बैकग्राउंड भी छानबीन कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये जो मामला है जिसके ऊपर बहुत से लोग टाइमिंग पे क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ अब ऐसा भी लग रहा है कि मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशन डिवाइडेड तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ 6 जजेस के साथ हैं, कुछ दूसरी तरफ भी खड़े नज़र आते हैं। इस मसले का हल कैसे निकलेगा? तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब क्या इसकी सरबराही कबूल कर लेंगे या कर चुके हैं आपके नज़दीक? ये तो अभी तसद्दुक साहब जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उन्होंने किसी से बात की है। आज की सूरत हाल में अब बेटी की तरफ से भी एतराज़ आया है। इशू सिर्फ ये है कि शायद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्चुअली सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाबर सितार तारिक जहांगीरी साहब की एलिवेशन की मुखालफत की गई थी उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, और उनकी एलिवेशन जो है वो पार्लियामेंट में वो यूनानिमस नहीं थी, मेजॉरिटी वोट्स के साथ हुई थी। एक तो ये फैक्ट। दूसरा ये बात ये कहना कि उनको जो केसेस में रिलीफ मिला है, तो अभी तक यहाँ याद मुझे पड़ता है कि ये केसेस में जो रिलीफ का कहा गया है तो मोस्टली ये भी एक एग्जैजरेटेड बात ज़रूर है, क्योंकि टेरियन वाइट केस उन्होंने ज़रूर टेरियन वाइट का किया था। उसके अलावा तो अभी वो केसेस की अपील तो मेन तो नहीं पहुंची। वो जो ज़ेली अपीलें पहुंचती हैं उनके पास गए हैं, वो देखने वाली बात है। जैसे
मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स वाला जब उनका था प्रॉब्लम और उनको बाहर भेजना था, उसमें जब लाहौर हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिला, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चला था। उस बेंच में मुझे याद है कि वो मोहसिन कियानी साहब और अतर मिर्ला साहब उसमें थे जिन्होंने उनको इजाज़त दी थी बाहर जाने की। इसके बाद आई थिंक मोहसिन साहब उस बेंच का भी हिस्सा, काफ़ी सारे बेंचेस का हिस्सा रहे जिन्होंने ये फिर अपीलें नैब की जो सुनी है, उसमें डिटेल्स अभी उसमें निकालने वाली हैं। तो ये बातें जब फैक्ट आएंगी रिकॉर्ड के ऊपर तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आएँ। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक वर्ड ऑफ माउथ तो ज़रूर है, रिकॉर्ड पता नहीं उसका कोई मिलता है या नहीं मिलता है, या कौन से केसेस की रिलीफ की बात है। जहाँ तक बार एसोसिएशंस का देखिए मामला है, अब पाकिस्तान बार एसोसिएशन पाकिस्तान की लीडिंग बॉडी है। उसमें दो ग्रुप हैं हमेशा से, एक को मरहुमा आसमा जहांगीर साहबा के नाम से याद किया जाता है, दूसरा प्रोफेशनल ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो मिनॉरिटी में है, उसमें 6 जो उनके मेंबरान हैं, उनके टोटल 15 मेंबरान होते हैं। 6 मेंबरान जो हैं उन्होंने तो ख़त लिखा और जुडिशल प्रोब का कहा है। उसमें 7वें मेंबर अख्तर हुसैन साहब हैं कराची में, वो हैं तो इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो वाकई इंडिपेंडेंट आदमी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की, डिफरेंस उन्होंने दिया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार ने इसको रिजेक्ट किया है, बलूचिस्तान की जो वकला का है उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, KP में भी रिजेक्ट हुआ है, और कराची का भी आई थिंक उनका जो हाई कोर्ट बार का आ जाएगा। लाहौर बार में इसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप के हमायत याफ्ता सदर हैं मुनीर भट्टी साहब, वो तो पंजाब बार कौंसिल के वो जो मेजॉरिटी है उनके साथ जाएंगे। पंजाब बार कौंसिल के भी 15 मेंबरान ने इसको किया, लेकिन ये जो डीलिंग जिस तरह से ये हो रहा है उससे मुझे लगता है कि ये शायद मामला मिट्टी पाओ का एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन पूरा हाई पावर्ड कमिशन भी बने हैं, तो कब किसी कमीशन की रिपोर्ट आई है, कब उनके ऊपर कभी अमल दरामद हुआ? बात ये नहीं है, बात ये है कि ये चीज़ें कहने को तो आसान होती हैं, लेकिन अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। मतलब जुडिशरी ने भी इस मुल्क में, मतलब इफ्तिखार चौधरी थे तो ये जो रेकोडेक का मामला है तबाही उठा दी। आप उनके 100 मोटर्स उठाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना नुकसान पाकिस्तान को कभी किसी और ने नहीं पहुंचाया जितना ये 100 मोटर्स ने पहुंचाया है। सही बात। और 100 मोटर्स अक्सर जो हैं वो सिर्फ मीडिया में खबर लगवाने के लिए होते रहे, और इतने उसके नुकसान हुए हैं, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी थे, साकिब साहब थे, या जिन्होंने भी आप बात कर ली। उसके बाद खोसर साहब ने तो एक भी नहीं लिया, इस तरह बंदयाल साहब ने भी शायद एक आधा लिया, उसके बाद में नहीं हुआ, लेकिन नहीं वो लिया उन्होंने एक लिया था, वो कासिम सूरी वाली जिसमें रिवर्स किया था, एक और ये जो इन्होंने लिया था ना, इसका ये जो भी लास्ट वाला दो थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं थे। लेकिन आप उस वक्त की जुडिशरी उठा के देख लें, मतलब उन्होंने तबाही हर डिपार्टमेंट के अंदर वो उस वक्त घुस जाते थे। नया वो तहरीक शुरू हुई हुई थी, वो तहरीक आ गई, उसमें हर बंदे ने तबाही उतार दी गवर्नेंस की। और ये जो मुल्क में इस वक्त क्यास आपको नज़र आता है, सॉरी मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, इसमें आप अगर कहें कि जुडिशरी इसमें शामिल नहीं है या बरल जिम्मा है तो ये बात गलत है। सबने हिस्सा डाला है। लेकिन बेग साहब, पहले हम बहुत ज़्यादा ये तनकीद सुना करते थे उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, बहुत से आम मामलात पर हर कोई ये डिमांड कर रहा होता था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, लार्जर बेंच बनना चाहिए। लेकिन अब जब इतना एक सीरियस मैटर है, और जो आपने बात की कि अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ है कि जी जजेस ने किसी वजह से ये ख़त लिखा है, किसी एजेंडे पर लिखा है, अगर ऐसा भी है तो तब भी इवन फुल कोर्ट बनता तो उसमें भी ये चीज़ उन्हीं को ही साबित करनी होती, तो सामने आ जाता मामला। आप नहीं समझते कि फुल कोर्ट बनाकर या कोई और लार्जर बेंच बनाकर इस चीज़ को अपने हाथ में अगर चीफ जस्टिस रखते, जजेस यानी जुडिशरी अपने हाथ में रखती, तो उसका ज़्यादा एक बेहतर तासुर जाता, ना कि एग्जेक्टिव के हाथ में ये मामला दे दिया जाता? देखिए, उन्होंने बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट से कहा कि आप कमीशन बनाएं, वो शायद अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि डिवीज़न अभी भी है कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारी जो कोर्ट्स हैं। मकसद ये है कि जो मेरा एनालिसिस है, पाकिस्तान के अंदर अदारे और चीज़ें थोड़ी सी बिखर रही हैं और बिखर चुकी हैं, और इसी वजह से आपके मुल्क के जो हालात हैं वो देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के देख लीजिए, इंसाफ के देख लीजिए, अदालतों में क्या हालात हैं।
जिस तरीके से आप केसेस को हैंडल करते हैं वो दुनिया में कहीं मिलता नहीं। इसीलिए ये जो 138 नंबर है वो मजाक नहीं है कि हमसे नीचे शायद 2 ही और हैं। तो मकसद ये है कि आपने अपनी सलाह खुद करनी है, आप इसको कमीशन बनाएं या अपने पास रखें। मकसद ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसका क्लियर कट फैसला पब्लिक के सामने आना चाहिए। अगर वो साबित कर देते हैं कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे तो बिल्कुल मेरी राय में आना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे थे और इनके पास कोई सबूत नहीं है, हेर से के ऊपर केसेस नहीं चलते। आपने कह दिया कि जी फलां हो गया तो केस तो नहीं चलेगा, केस सबूत मांगता है। तो अगर नहीं है तो फिर इनको टास्क किया जाए, इनको फारग किया जाए, इनको बताया जाए कि आप इस तरीके की बात इतने नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते। वाह, या तो आपने तो फिर बात ही खत्म कर दी, फिर इन्वेस्टिगेशन की तो जरूरत ही नहीं रह गई। लेकिन बहरहाल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कल से मामला चल रहा है, इसके ऊपर भी मैं आप दोनों की राय लेना चाहती हूँ, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब का जो एक्सटेंशन का मामला है उस पर भी बड़ी बात हो रही है। इनफैक्ट ये सिर्फ उनके लिए स्पेसिफिकली बात नहीं है, ये कहा जा रहा है कि मुद्दत मुलाजमत चीफ जस्टिस साहब जो भी पाकिस्तान के बने उनकी 3 साल मुकर्रर कर दी जाए, और इस तरह की कोई कानून साजी इस वक्त ज़ेर गौर है। इसके ऊपर काफ़ी बात चल रही है, तो मैं आप दोनों की इस पर राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हम जुडिशरी से जुड़े मामला कर रहे हैं तो इस पर बात हो ही जाए। बेग साहब, आपके पास क्या खबर है अंदर की, क्या वाकई कोई इस तरह की कानून साजी हुकूमत करने जा रही है? अब तो उनके पास तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी भी पूरी हो चुकी है नंबर्स। देखिए, मैं किसी भी टेन्योर को या किसी एक्सटेंशन को मैं अच्छा नहीं समझता। ये हेल्थी काम नहीं है। आप अपना जो भी आपका टाइम फॉर रिटायरमेंट है आप कीजिए और चले जाएं। लेकिन क्योंकि एक रवाज चल पड़ा है, इनको भी हर 3 साल जैसे हम आर्मी चीफ को देते हैं 3 साल इनको भी मिल जाएं, फिर 3 साल के बाद एक पिटीशन आ जाए कि उसको 6 साल कर दें, वो भी मंजूर हो जाए। अभी एयरफोर्स के चीफ को भी एक्सटेंशन मिली है। ठीक बात। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है जिसको आप समझिए, जो शख्स चेयर पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, वो उठना नहीं चाहता, और जब वो चेयर पे बैठता है तो वो एक नया शख्स होता है। उसके आदात, उसकी बिहेव में जो फ़र्क आता है वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। तो ये एक्सटेंशन, ये टेन्योर, जुल्म तो इस मुल्क से हो चुका हुआ है। हम लोग वर्च ऑफ कोलैप्स में हैं, उसकी वजह ये सारे मामलात हैं। किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, किसी को टेन्योर में एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, एक दिन नहीं मिलनी चाहिए। वेरी राइट। और ये अगर आप करेंगे तो माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह, ये मुल्क जो है 25-26 करोड़ का, ये आपके सामने है। यहाँ हालात बेहतर थोड़ी हो सकते हैं। आप किसी को मर्जी लेके आ जाए। तो मेरा ख्याल है हम तीनों का उसूली इत्तेफाक भी होगा, लेकिन क्या हो रहा है? आप करीबी हलकों से बड़ा ताल्लुक है आपका, करीबी, तो क्या है मामला? हो रहा है कुछ ऐसा? मेरा ख्याल में अभी ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा, अभी नहीं है। चौधरी साहब, ऐसी उड़ा दिए गए हेयर से ही है कोई। अच्छा, ठीक। लेकिन चौधरी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी पहले तो बहुत दिनों से रिमूव्स थी, अब कल तो मैंने देखा है लीडिंग न्यूज़ चैनल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। ये खबर है मार्केट में कि 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो गई है, तो लिहाजा अब सेनेट इलेक्शन के बाद इसके ऊपर कोई कानून साजी की जा सकती है। मेरे ख्याल में कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रात को इसकी तरदीद की है, तो आई थिंक एक फीलर शायद छोड़ा गया था, तो ये देखने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे मार्केट में चीज़ें ज़राए से फेंकी जाती हैं जिस पर ये देखना होता है कि आगे से रिएक्शन क्या आएगा। ये जो दाना है ना एक्सटेंशन का, ये कोई पहली दफ़ा नहीं फेंका गया। ये मोहसिन बेग साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, बड़े तजर्बाकार बंदे हैं। अरशाद हसन खान साहब का टेनोर था जब तारक अजीज़ साहब अल्लाह नसीब करे उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुशर्रफ साहब का टाइम था, उस वक़्त भी ये जो है ना जजेस की मुद्दत बढ़ाने का मामला आया था। और जब MMA के साथ ये मामला तय हुए तो वो जजेस की जो एक्सटेंशन है या टाइम का है वो पीरियड वो ड्रॉप करके तो कुछ और चीज़ें फिर करवाई गई। ये एक होता है। और इसी तरह से ये मुख्तलिफ जजेस को जब ये काम कुछ करवाने होते हैं या कुछ होता है, लोग कहते ज़रूर हैं, मतलब ये नहीं, कुछ अपनी भी ख्वाहिश होती है, लेकिन बज़ा औक़ात ये इस तरह होता है। और ये अक्सर दाने जो है ना, ये बड़े जजेस ये चुन भी लेते हैं लेकिन बाद में होता ये है कि वो दाना फंसता है, फिर वो बाहर निकल आता है। ये अगर ये होना भी था तो मेरा ख्याल है अब ये जो जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का जो बनाने गया है, ये मुश्किल हो गया। ये इसको कोई हजम नहीं करने देगा, नहीं होगा। ठीक हो गया जी। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, इस पॉइंट पर ब्रेक साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाजरीन। सानिया, 9 मई की केसेस के फैसले आना शुरू हो गए हैं। गुजरांवाला की अदालत ने 51 मुल्ज़िमान को कैद की 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है और बाकी कुछ जगहों पर ये खबरें हैं कि कुछ ट्रायल शायद मई आने से पहले, 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही मुकम्मल हो जाएंगे। तो इन केसेस के हवाले से ज़ाहिर है अभी ऐलान भी हो चुका है PTI की तरफ से भी कि इन तमाम मुल्ज़िमान के लिए अपीलें फ़ाइल की जाएंगी। तो आपको क्या नज़र आ रहा है चौधरी साहब, ये जो केसेस हैं ये अब मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे? अव्वल तो हमने यहाँ पर तो देखा कि इतने ज़्यादा चालान वगैरह ही नहीं कंप्लीट हो सके और केसेस बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़े, लेकिन गुजरांवाला में बहरहाल 51 मुल्ज़िमान को सज़ा हो गई। लेकिन उस पर ऊपर देखना ये ना कि अभी तो एक तो ऑर्डर भी नहीं आया है और उस ऑर्डर में क्या लिखा गया है किस, क्योंकि उस पर जो मेरी नज़र से कुछ चीज़ें गुजरी हैं उस पर तनकीद तो ये हो रही है कि उसमें एक फ्रिवलेस FIR, यानी 9 मई के साथ जो प्रॉब्लम ये हुआ है, जो जिस तरह से ये मिस हैंडल इस तरह से हुआ है कि एक एक आदमी को आपने एक ही टाइम के ऊपर 5-5 जगहों के ऊपर इन्वॉल्व कर दिया। उससे फिर वो जो उसकी जो ग्रेविटी है ना, देखिए होता ये है कि जब आप किसी भी लीगल इश्यूज में कोई जुर्म हो रहा होता है उसमें पॉलिटिक्स उसेड़ दें या फिर आप मतलब उसको कोई टारगेट करना शुरू कर दें, उससे फिर उसका असल मकसद गायब हो जाता है। अब अगर एक ही वक्त में एक आदमी एक जगह पे था, उसको 5-7 जगहों पे आप शो करेंगे तो उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली एक्यूज को जाएगा। अगर ट्रायल की सतह पे नहीं हो जाएगा तो अपील की सतह पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से जब ये जो ट्रायल्स होते हैं इसमें बाज़ का जल्दबाजी की जाती है और अक्सर जो है फिर वो प्रोसीजर भी नहीं अडॉप्ट किया जाता, वो फिर उसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज़ को होता है। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे, एक तो खैर ये केसेस बनाए भी इस तरह से जाते हैं टारगेट करके पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उसका भी फ़ायदा होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 302 की जो FIR आती है, इनवेरिएबली 98% हमारी जो FIRs होती हैं उसमें पूरी फैमिली और जो बंदा पैरवी कर सकता है वो एक आदमी का फायर लिखवाते हैं, 14 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं, अल्टीमेटली जिसे फायर मारा होता है वो भी अपना वो बरी होकर बाहर आ जाता है। सो ये इश्यूज़ हैं, प्रोसीजरल भी हैं, तफ्तीशी में भी नाकस तफ्तीश होती है। हमारे तफ्तीशी इदारे भी कोई इतने ज़्यादा जो हैं वो नहीं है, ना वो मॉडर्न टेक्निक्स रखते हैं उनका भी, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है ये सिर्फ अदालत नहीं ना होती, इसमें तफ्तीशी भी होते हैं, इसमें जेल भी होती है, इसमें अदालत भी होती है, इसमें 3-4 डिपार्टमेंट मिल के काम करते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स के भी बेग साहब खबरें हैं कि कुछ ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं और फैसले सिर्फ इसलिए नहीं सुनाए जा रहे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया है कि जो बेगुनाह हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए ईद से पहले। आपको लग रहा है कि ये अब 1 साल मुकम्मल होने वाला 9 मई को, उससे पहले ये सारे केसेस कंक्लूड हो जाएंगे या कम से कम ज़्यादातर उनमें से हो जाएंगे? देखिए, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसकी समझ ही नहीं आई। ये अदालत है क्या है कि जी जो बेगुनाह है, भाई ट्रायल आपने रोके हुए हैं, उस बेचारे का ट्रायल होगा तो साबित होगा गुनाहगार है या बेकसूर है। मतलब इस ऑर्डर की वजह से सुप्रीम को हाईएस्ट कोर्ट इन दिस कंट्री कह रही है कि जी गुनाह वाले को पकड़ लो और गुनाह, भाई ट्रायल होने दोगे तो आगे चलेगा ना काम। एक बात, दूसरी बात ये है नहीं, लेकिन मेघ साहब उसमें मेरा ख्याल ये है कि कुछ ट्रायल तो चले हैं ना शुरू में, वो तो फिर बाद में जब डिसीजन आया था उसके बाद रोका गया था, उससे पहले तो कुछ अरसा चले हैं। नहीं जी, ट्रायल रुक गए थे, जो कोर्ट्स बनी थी वो मेरे ख्याल में प्रोसीड आगे नहीं कर सकी जब ये स्टे ऑर्डर आ गया। ये देखें, किसी को भी अगर आपने सजा या उसको बरी करना है तो उसका थॉरो ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा नहीं है, ये मजमे थे, मजमे में बहुत से लोग थे, उनका अपना अपना एक कैरेक्टर था या किरदार था, तो ये इजी मसला नहीं है। और मैं इस हक में हूँ कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और मैं इस हक में भी हूँ कि जिन्होंने इनको इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया वहाँ पहुँचाने के लिए, उन जगहों पे इंस्टॉलेशंस पे हमले के लिए, उनको तो हमने मिल मिला के उनके गलों में तहरीके इस्तेकाम का मफलर डाल के उनको तो हमने सबको छोड़ दिया। और जो गरीब पकड़े गए हैं उनका कोई हाल नहीं है। अब देखिए, आप सजा दें या उसको बरी करें, लेकिन इतनी लंबी जेल एज ए हवालाती नहीं होनी चाहिए, ट्रायल में इतना डिले नहीं होना। ये सुप्रीम कोर्ट को पहले सोचना चाहिए था, अभी आप फैसला दें ताकि उन बेचारों को यह सजा हो या वो बरी हो। वो गरीब लोग हैं, वर्कर हैं, लीडर तो कोई 1-2 ही हैं बीच में अंदर, बाकी सब तो
इस्तेकाम में शामिल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब पतली गली से निकल गए। सेकंड चीज है जिसकी देखिए ना, लेडीज के बारे में कहा जाता है सोशल, मैं भी समझता हूं कि वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो क्रिमिनल लोग नहीं हैं। जो 9 मई को उन्होंने किया, जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया, जो 9 मई के वाकयात थे, उसमें रायत नहीं होनी चाहिए। स्टेट इंस्टीट्यूशन पे जब आप हमला करते हैं और इस तरीके से करते हैं तो उसकी सजा तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन इतना लंबा हवालात में रख के ट्रायल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्टे चलता रहा, अभी 4, 5, 6 महीने कब तक आप स्टे पे उनको जेल में रखेंगे? वो तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर स्टे था, बाकी जगहों पे भी आप देखें ना, लाहौर में भी जो खवातीन थी कारकुनान 10-10 महीने पड़ी रही हैं, एक मुकदमे से फ्री होती हैं, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार, और उनकी बेल तक नहीं होने दी गई है। तो ये सारे ने वाकई जो आप बात कर रहे हैं कि वो तो इस सारी चीज़ को ही फिर वो कर दिया, सस्पिशियस कर दिया कि बगैर ट्रायल ही लोगों को 10-10 महीने वैसे ही जेल में गुजारने पड़ गए। ये देखिए, ये जुल्म है। और एक खातून की जो मेरे ख्याल में मॉडल थी, डिजाइनर थी, गार्ड नोस क्या थी, वो खतीजा शाह। जी डिजाइनर है। मैं दुबई जा रहा था तो मैंने देखा वो मेरे वाले प्लेन में थी, तो दुबई तक। तो मकसद ये है कि उसकी कॉल अमेरिका के बहुत हाई अथॉरिटी से आ गई, उसको रिलीज मिल गया। अब ये जो बेचारे पड़े हुए हैं वर्कर, इनका तो शायद अमेरिका में कोई नहीं। खान साहब के लिए भी अमेरिका से कॉल आ रही है, तो खान साहब को चाहिए अपने वर्कर के वहां से भी कॉल करवाएं, शायद इन गरीबों की भी जान छूट जाए। ठीक है, उन्होंने भी बड़ी देर, वैसे खदीजा शाह ने भी जेल में रही हैं, और वो तो बेचारी बलूचिस्तान पहुंचा दिया था उनको। नहीं, इस जुर्म की सजा तो बहुत सख्त होनी चाहिए जिन्होंने ये हमले किए हैं। इसमें तो मैं बिल्कुल, मेरा मौकफ क्लियर है कि इनको सजा हुए बगैर छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लीडरों को जो छोड़ा है वो गलत है। ठीक, चलिए जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस कुछ IMF और पाकिस्तान के माशी मुश्किलात से जुड़ी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF का पैकेज अभी तक क्या डिसाइड हो रहा है, कुछ चीज़ें अभी तक सामने बहुत ज़्यादा नहीं आ सकी हैं, लेकिन ख़बरें बड़ी हॉरिबल आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये खबर सुना रहे हैं कि जी पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, गैस और बिजली की कीमतें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद भी इम्कान है कि आगे कुछ ऐसे फैसले, ऐसी पाबंदियाँ भी आयद की जाएंगी IMF की तरफ से, जिसकी वजह से बरामदात मुतासर होने का खदशा भी मौजूद होगा। तो जज साहब, ये जो सारा मामला है, इसके साथ साथ जो एक बड़ा इशू है वो ताजरों को टैक्स नेट में लाना है, उसके ऊपर फिर हम वही देखते हैं कि बड़े बड़े ताजरों को कभी भी टैक्स नेट में नहीं लाया जाता, और फिर वही कि जो सैलरीड क्लास है उसी का टैक्स रेट या रेशो बढ़ा दो और चलो जी काम आसान हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि इस तरह का IMF पैकेज और उससे महंगाई का जो तूफान आएगा, इसको कैसे हुकूमत मैनेज करेगी, और इसके पास क्या कोई पॉलिसी है? देखिए, ये IMF का प्रोग्राम और ये जो मज़ीद आपका वो उसमें वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो शायद मिल भी जाएगा और ज़्यादा टफ शराइत के ऊपर मिलेगा। महंगाई का तूफान तो फिर एक पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट को। लेकिन असल जो प्रॉब्लम नज़र आता है वो ये है जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का इशू है। पाकिस्तान का इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान की रियासत जो है जितनी अर्निंग करती है साल में, उससे ज़्यादा सूद पे करना पड़ता है। तो अब उसको दो तरह के डेट्स होते हैं, एक इंटरनेशनल डेट है, एक डोमेस्टिक डेट है। अब इंटरनेशनल डेट को अगर आप रिस्ट्रक्चर करेंगे, ज़ाहिर है जब मेजर तो वो भी हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो फिर आपको कुछ सॉवरेन गारंटीज़ मांगेंगे किसी ऐसे मुल्कों से, और फिर दो बड़े हाथियों की लड़ाई में बाकी जो घास है और जो छोटे दरख्त हैं वो बड़ी मार खाते हैं। तो वो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, हमारा जो इंटरनल डेट है वो इंटरनेशनल डेट से भी ज़्यादा है। अब अगर आप बैंक के साथ रीस्ट्रक्चरिंग बैठ के बात करेंगे तो एक तो बैंकों को बहुत डज मिलेगी। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैंने साल के लिए कर्जा लिया है तो हुकूमत ये कहेगी कि जी हम साल में तो नहीं पे कर सकते, हम आपको 4 साल में 5 साल में देंगे। तो वो जो सारा उनका रीशेड्यूलिंग जो है वो इस तरह की बात होगी, तो वो शराइत के किन शराइत के ऊपर होगी वो बड़ा एक मसला बनेगा। लेकिन इसका काउंटर कुछ लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि जो पीछे विंड मिल प्रॉफिट जिसको कहते हैं कि बैंकों ने बहुत पैसे कमाए हैं तो वो ये डज झेल लेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो है वो कितने कामयाब होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी IMF का प्रोग्राम जो है वो तो मेरे ख्याल में मिल जाएगा, शराइत तो वही होंगी और उसमें आना पड़ेगा। और वो ट्रेडर्स वाली आपने बात की है
पिछली बार ट्रेडर्स को टैक्स नेट में आने से जो बचाया था वो मरियम नवाज शरीफ ने बचाया था जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक है बेग साहब, इस दफ़ा कौन बचाएगा ट्रेडर्स को? और फिर ये भी हम देख रहे हैं कि मीनवाइल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस कर रही हैं गवर्नमेंट, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अपनी भी खर्चे हम नहीं देख रहे कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा हो हुकूमती अखराजात में भी, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि टफ शराइत, तो ये कैसे मैनेज होगा? अच्छा जी, पहली बात तो मैं इकोनॉमिस्ट या इकॉनमी में मुझे इतना अबूर नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि जब भी आपका घर है, शुरू में आपके खर्चे कम होंगे, नेचुरली बच्चे पढ़ेंगे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तो खर्चे बढ़ जाते हैं। मेरी बेसिक सोच यही है कि आप अखराजात कम करने के बजाय इनकम बढ़ाइए। इनकम बढ़ाने से ही तरक्की आती है। ये नहीं होता कि आप इलेक्ट्रिसिटी जलाई ना तो नेचुरली बिल नहीं आएगा, लेकिन आप अंधेरे में रह सकेंगे। तो मकसद ये है कि इस मुल्क को रोशनी चाहिए, इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इसकी यूथ को। मैं वर्ल्ड बैंक का सर्वे पढ़ रहा था, बहुत ही खौफनाक है। हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए इस मुल्क के लिए, जिससे हम इस गर्दाब से निकल सकें। ये वही पॉलिटिशियंस हैं, वही असम्बलीज हैं। मैं 30 साल से इन्हीं के चेहरे, इन्हीं के नाम, इन्हीं लोगों को देख रहा हूँ। लेकिन लोग तो शायद तरक्की कर गए हों, लेकिन एज ए पाकिस्तान, एज ए मुल्क, एज ए सल्तनत हम डूब चुके हैं। तो इकॉनमी को बेहतर करना, अगर आप अभी इस लॉट से या जो लोग हैं इस वक्त मौजूद, उनसे अगर आप तवक्को रखें तो मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर ये कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, पिछली लॉट भी पसंद नहीं आ रही थी बेग साहब आपको, अभी ये वाली लॉट भी पसंद नहीं आ रही, तो कहाँ से लेके आए लॉट? पीटीआई की दौर में भी हम शायद आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको शायद लोग इंपोर्ट करने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों का तो यही हाल है जो आपके सामने है। अभी इस मार्केट में यही लॉट अवेलेबल है। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस नहज पे अब आपका मुल्क खड़ा है, ये आपका लास्ट चांस है। अगर ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती और ये सारा जो आपको जो कह रहे हैं, हम सारे एक पेज पे हैं और एक पेज के बावजूद भी अगर आप इस मुल्क को गर्दाब से नहीं निकालते, लोगों को देखें, ये कोई तकरीबन पाकिस्तान में एक दिन में आपको कोई 2-2.5 अरब रोटी चाहिए खाली इन लोगों को खिलाने के लिए। अभी तो फिर कुछ सोसाइटियों ने हाथ अभी फैलाए नहीं है, अभी कुछ गंदम हो रही है। जिस दिन आपको रोटी नहीं मिलेगी, बेसिक चीज रोटी है, वो ना मिली तो ये आप देखिएगा इस मुल्क का हाल क्या होता है। तो इनको आज नहीं, अगले 100 साल के लिए सोचना है। ठीक हो गया। नहीं, देखें, एज ए नेशन आपको सोचना पड़ेगा। जिनके जो डिसीजन मेकर हैं उनको वंस फॉर ऑल ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमारे आने वाली जो नस्ल है, आज से 50 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, उसको अगर आप तस्वर कर लीजिए, जहन में ले आइए, तो आप, मेरा ख्याल है आपको नींद नहीं आएगी उसके बाद। वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया। मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।